बच्चों, आज हम भूगोल का दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं। इसमें द्रुत भू हलचल है। बच्चों, आप जानते हैं द्रुत भू हलचल क्या होती है। जो द्रुत का मतलब तेजी से भूमि में जो हलचल होती है उसे ही द्रुत हलचल कहते हैं। ये होने से भूमि पर दो प्रकार के परिणाम होते हैं। एक भूकंप आता है और एक ज्वालामुखी फटते हैं। बच्चों, भूकंप क्या होता है? भूकंप का अर्थ होता है भूकंप यानी भू यानी भूमि, कंप यानी कंपन होना। जब भूमि में कंपन होती है उसे ही भूकंप कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है बच्चों, आप देखिए रेलवे स्टेशन का जैसे बताया गया है कि रेलवे स्टेशन पे यदि आप खड़े होते हैं समय पटरी से रेलगाड़ी गुजरती है तो स्टेशन पर कंपन का अनुभव होता है। उसी तरह से एक और उदाहरण दिया है, किसी पुल से कोई भारी भरकम अगर वाहन तेज गति से गुजरता है तो पुल पर कंपन का अनुभव होता है। तो उसी तरह से बच्चों भूकंप के बारे में बताया गया है कि भूकंप क्या होता है। तो भूकंप बच्चों, जब ये हमारे भूमि पर दबाव बढ़ता है तो उसके नीचे भूपटल के नीचे जो है एक तरह का ऊर्जा मुक्त होती है और वह ऊर्जा जो होती है वो जहाँ से निकलती है केंद्र, वहीं पे भूकंप का केंद्र होता है बच्चों। और ये केंद्र जो है उसकी जो तरंगे हैं वो सभी दिशाओं में फैलती है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि किस तरह से भूकंप फैल रहा है। देखिए बच्चों यहाँ पे कि ये भूपृष्ठ का भाग है हमारा, ऊपर लिखा हुआ है वहाँ पे, और नीचे भूमि के नीचे देखिए जो भूकंप नाभि है, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे हैं। अब यहाँ पर जब भूपृष्ठ पर दबाव पड़ता है तब उसके नीचे जो है हलचल होती है और ये हलचल जो है आप देखेंगे कि उसमें तरंगे निकल रही हैं और ये तरंगे जो हैं अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। अब ये तरंगे जहाँ से निकल रही हैं, वो जो बिंदु आप देख रहे हैं, काला कलर का एक बिंदु यहाँ दिखाया गया है, उससे क्या कहते हैं बच्चों, वो केंद्र है हमारा, जहाँ ये इसे हम भूकंप नाभि कहते हैं। और ये लंबवत सर्वप्रथम जो है ये जो भूकंप है ये सबसे पहले जहाँ पहुँचता है इसका असर, उससे हम भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। और ये लंबवत होता है बच्चों। देखिए ये 90 अंश का बना रहा है डिग्री, सीधा जो जा रहा है ऊपर की तरफ, लाइन एक सीधी लाइन ऊपर की तरफ गई है, इसका मतलब इसका जो है ये भूकंप अधिकेंद्र है। यहाँ पे इसका असर पड़ रहा है, बाकी तरंगे भी जा रही हैं सब जगह। तो ये इस कैसे होता है, आपने समझा कि हमारी धरती के अंदर जो है एक बहुत ही गर्म चीज़ है, जब वो फटता है तो उसमें हलचल होती है, उसमें से ऊर्जा की तरंगे निकलती हैं, लहरें निकलती हैं, तब वो धरती पे अपना असर दिखाती है। तो यहाँ पे 3 प्रकार के बताए गए हैं भूकंप के प्रकार। भूकंप पे जो तरंगे निकलती हैं, पहला प्राथमिक तरंगे हैं, दूसरा द्वितीयक तरंगे हैं और तीसरा जो है वो भूपृष्ठीय तरंगे हैं। अब ये हम पहले प्राथमिक तरंगे के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। प्राथमिक तरंग जो होती है इसकी गति सबसे अधिक तीव्र होती है, ये सबसे अधिक तीव्र होती है और इसे पी वेव्स भी कहते हैं। और ये सबसे पहले पहुंचती है, तो इसकी गति सबसे स्पीड होती है, तो ये सबसे पहले पहुंचती है और ये द्रव्य, ठोस, वायु तीनों पर अपना असर दिखाती है और इससे ज़्यादा हानि नहीं होती है बच्चों। उसके बाद में है दूसरा द्वितीयक तरंगे। द्वितीयक तरंगे जो होती है वो 90 डिग्री की होती है और यह तरल में ना के बराबर होती है और ये प्राथमिक से अधिक विनाशकारी होती है द्वितीयक तरंगे। फिर उसके बाद बच्चों तीसरी है भूपृष्ठीय तरंगे। भूपृष्ठीय तरंगे जो होती हैं
वह दोनों से ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। ये सबसे अधिक विनाशकारी है, लेकिन ये सबसे पीछे से पहुंचती है। और यहाँ पे बच्चों क्या है भूपृष्ठीय तरंगे में कि इसका असर सीधा सीधा ये अधिक केंद्र पे पड़ता है और इसमें बहुत सारी नई तरंगें निर्माण होती है और ये सबसे अधिक विनाशकारी तरंग है। अब ये बच्चों आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे भूमि है, भूमि के नीचे 100 मीटर नीचे अगर केंद्र से ऊर्जा निकल रही है तो वो उतना नुकसान हमें धरती पे नहीं पहुंचाएगी जितना कि 50 मीटर से उठने वाली तरंग नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि धरती के जितने नज़दीक से हलचल होगी, लहरें निकलेंगी, तरंगे, उतना ही धरती को नुकसान पहुंचता है। जो एकदम गहराई में अगर होंगी हलचल तो वो धरती तक आते आते उसका असर उतना नहीं रहता है बच्चों। तो भूकंप को मापने के लिए मापक यंत्र बनाए गए हैं नई नई आजकल टेक्नोलॉजी से। तो भूकंप मापक यंत्र यहाँ पे दिखाया गया है। जो देखिए इसमें ये है भूकंप मापक यंत्र है, इसको सिस्मोग्राफ भी कहते हैं। और इसमें देखिए एक आलेख बना हुआ है, इस आलेख की सहायता से भूकंप की लहरों का, उनकी तरंगों का पता लगाया जाता है। तो ये हमने भूकंप के बारे में पढ़ा। अब ये भूकंप के क्या परिणाम होते हैं, तो अब परिणाम उसके क्या होंगे बच्चों। जब भूकंप आएगा तो उसके परिणाम तो सिर्फ यहाँ आपके पुस्तक में दिया है, भूपृष्ठ पर दरारें पड़ती हैं, अलग धरती क्या फटने लगती है, भूस्खलन होकर चट्टानें गिरने लगती हैं, कई बार भूजल के मार्ग में परिवर्तन भी आ जाता है। तो ये सारे जो हैं परिणाम होते हैं, आपको इनको पढ़ना है और याद भी करना है। फिर उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है बच्चों, जैसे भूकंप है उसी तरह से ज्वालामुखी भी आती है। तो हम ज्वालामुखी क्या होता है बेटा, जब पृथ्वी के गर्भ के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो द्रव्य हैं, ठोस हैं, गैस हैं, ये सब चीज़ें जो हैं भूपृष्ठ पर फेंके जाते हैं, तो इनमें जो क्रिया होती है उसे ही ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। बच्चों ज्वालामुखी क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी के भूगर्भ से गर्म द्रव्य, ठोस और गैसीय पदार्थ जब भूपृष्ठ पर फेंके जाते हैं तो इस क्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। जैसे ज्वालामुखी नाम से ही ज्वाला मतलब आग, और मुखी यानी मुख, जिसके मुख से ज्वाला निकले, आग निकले, उसे ही हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो ये गरम जो आग से कोई भी द्रव्य, ठोस, गैस जो भी फेंकते हैं धरती के अंदर से जो निकलता है, फटता है, उसे ही ज्वालामुखी की क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों बहुत ज्वालामुखी फटता कैसे है, यहाँ पे मानचित्र के द्वारा बताया गया है कि ये पृथ्वी है हमारी, और यहाँ पर देखिए जो ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे जो भूपट्टिका बनी हुई है, ये महाद्वीप हैं सारे, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये सारे महाद्वीप हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो बच्चों देखिए ये हमारा पृथ्वी है, इस पे देखिए सफ़ेद कलर का इस पे जो रेखा बनी हुई है इसको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी पे बनी हुई है सभी जगह। तो यहाँ पे
जब दरार आ जाती है, जब इनका कहीं पे क्रैक हो जाता है, तो यहीं से वो ज्वाला बाहर निकलती है बच्चों। ये आप देख रहे हैं ना, ये हमारी पृथ्वी पर ऐसे सभी जगह ये सफ़ेद सफ़ेद क्रैक बने, ये पट्टी बनी हुई है, इसी में से ही ज्वाला निकलती है जब ये कहीं पे क्रैक होते हैं। तो यहाँ ये टेक्टोनिक जो प्लेट्स है इसमें से ही निकलते हैं। तो ये था ज्वालामुखी कहाँ से निकलता है बच्चों। और ज्वालामुखी जो है उसके 3 ज्वालामुखी जो है इसके प्रकार हैं, निम्न प्रकार हैं। पहला है केंद्रीय ज्वालामुखी। अभी आप देख रहे हैं इसमें, देखिए बीच में से निकल रहा है, ये केंद्र में से एक जगह से मुंह फट्स का खुला हुआ है, वहाँ से ज्वाला आग जैसा निकल रहा है। आप देख लीजिए चित्र में बच्चों, इसे केंद्रीय ज्वालामुखी कहते हैं। उसी तरह से ये शंक्वाकार ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करता है, एक शंख के आकार का, शंकु के आकार का। और उदाहरण के लिए ऐसे ज्वालामुखी कहाँ पे होते हैं, तो जापान में है फ्यूजियामा, और जापान में फ्यूजियामा है, तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत, यह केंद्रीय ज्वालामुखी और इससे तैयार शंक्वाकार पर्वत के उदाहरण हैं। उसके बाद है बच्चों भ्रंशीय ज्वालामुखी। दूसरा, अभी भ्रंशीय ज्वालामुखी क्या है बच्चों, इसमें जो ज्वालामुखी का जो फटता है तो उसमें से जो लावा बाहर आता है वो उससे वही भ्रंशीय ज्वालामुखी कहते हैं। और इस ज्वालामुखी के उद्गार से बाहर निकलने वाला जो पदार्थ है वो दरारों के दोनों ओर फैलता है, मतलब वो, और इसके ऐसे उद्गार से ज्वालामुखी पठारों की निर्मित होती है। मतलब इसे जो निकलते हैं बाहर, जो लावा बाहर निकलते हैं उससे क्या निर्माण होते हैं, पठार बन जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा बच्चों ज्वालामुखी के बारे में। 2 प्रकार के होते हैं, एक केंद्रीय ज्वालामुखी होता है और एक भ्रंशीय। तो ये देखिए, ये भ्रंशीय है, ये इसका है उदाहरण, इसका चित्र है ये। और इसके बाद में ये भ्रंशीय ज्वालामुखी कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये भारत में जो हमारे दक्कन का पठार है, ये इसका एक उदाहरण है। इसके अलावा बच्चों ज्वालामुखी के जो है समय के अनुसार उसके 3 प्रकार होते हैं। जिसे यहाँ पे एक उस प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं जो कि वर्तमान में बार बार उद्गार होता है उनमें, वो सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। मतलब वो हमेशा वो सक्रिय रहते हैं, वो कभी भी उसमें से लावा निकलता है। फिर उसके बाद में बच्चों दूसरा होता है, देखिए यहाँ पे आपके दिया है, और दूसरा है वो कुछ समय के लिए शांत और फिर कभी अचानक से वो बच्चों अभी हमने ज्वालामुखी के 2 प्रकार देखे यहाँ पे, केंद्रीय ज्वालामुखी और दूसरा है भ्रंशीय ज्वालामुखी। लेकिन यहाँ पे एक और हमें दिया है कि समयावधि अनुसार ज्वालामुखी के भी 3 प्रकार होते हैं। तो इसमें पहला दिया है वर्तमान में बार बार उद्गार होता है और वे सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। मतलब जो कभी भी उसमें से ज्वाला निकल सकती है, लावा निकलता है बाहर, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है, तो उसको जो है सक्रिय, मतलब उसके अंदर वो लावा रहता है और वो कभी भी वर्तमान में फूट सकता है। तो इसका है जापान, उदाहरण है जापान का फ्यूजियामा तथा भूमध्य सागर स्थित स्ट्रोबोली। दूसरा है बच्चों की एक उस प्रकार का ज्वालामुखी होता है जो कि शांत होता है पर कभी भी वो अचानक जागृत हो जाते हैं और वो उसमें से लावा निकलने लगता है, तो इसे प्रसुप्त या फिर निद्रिस्त ज्वालामुखी कहते हैं। और इसके उदाहरण हैं इटली स्थित वेसुवियस और अलास्का स्थित काटमाई और भारत का बैरन द्वीप। और तीसरा है बच्चों जिसमें से दीर्घकाल उद्गार नहीं हुआ तथा भविष्य में ऐसा उद्गार होने की संभावना भी नहीं है, मतलब उसमें से बहुत लंबे समय से कोई लावा नहीं फूटा है, कोई ज्वाला नहीं निकली है और
ना ही निकलने की संभावना है, तो ऐसे ज्वालामुखी को मृत या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। और इसका उदाहरण है तंजानिया स्थित किलिमंजारो। बच्चों, आपको ये सब मालूम होना चाहिए कि कितने प्रकार हैं समयावधि के अनुसार ज्वालामुखी के, और वैसे कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। तो और इसके परिणाम, जब ज्वालामुखी आएगा बच्चों तो उसके परिणाम क्या होंगे, तो आप समझ लीजिए कि क्या परिणाम हो सकते हैं अगर ज्वालामुखी अगर निकलता है। अगर लावा आग निकलेगा चट्टानों से, पहाड़ों से या धरती से, तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, तो वो आपको तो यहाँ पे देखिए दिया गया है आपकी किताब में ज्वालामुखी के परिणाम। तो आपको ये परिणाम पढ़ने हैं और इनको याद भी करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि ज्वालामुखी के क्या परिणाम होते हैं। और ये आप जैसे कि वहाँ पे दिया गया है, ज्वालामुखी उद्गार के कारण जीव और वित्त की हानि होती है। वित्त यानी बच्चों पैसा। अगर जहाँ पे भी अगर लावा निकलेगा तो वहाँ पर बहुत जो भी जीव जंतु होंगे उन सबको उससे नुकसान पहुँचेगा। और वित्त की भी हानि होगी, पैसे के भी नुकसान होंगे, वहाँ जो होगा सब नष्ट हो जाएगा, वहाँ की सब चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। महासागर में अगर ज्वालामुखी के कारण कभी कभी सुनामी लहरें भी आ जाती हैं, तो ज्वालामुखी से बाहर आए धूल, धुआं, राख, गैस जो बाहर निकलता है वो सब क्या है वातावरण में बहुत समय तक रहते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ सकता है। ज्वालामुखी के राख के कारण भूमि उपजाऊ बनती है और लावा रस से विविध प्रकार की खनिज संपदा भूपटल के ऊपरी सतह में आ जाती है। तो ये सारे उसके परिणाम है। देखिए आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों कि किस तरह से सब तबाह हो जाता है ज्वालामुखी और भूकंप के आने से। तो अभी आप ये पाठ को अच्छे से एक बार और रीड करेंगे, इसको समझेंगे और इसके दिए गए स्वाध्याय को आप हल करेंगे।